हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट में लगी हुई यूनिट 10 में मेरी तिब्बत यात्रा वृत्तांत है राहुल सांस्कृतिक का। तो इसी पर आज हमारी बात होगी, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले हम बता देते हैं कि ये हमने दृष्टि के बुक से लिया हुआ है, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसमें जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है वही दिए गए हैं, ठीक है। तो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं हुई, इसको आप पूरा जरूर से देखिएगा, यहाँ से परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। शुरू करते हैं। यह यात्रा वृत्तांत सन 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें लेखक ने तिब्बत के समाज एवं संस्कृति तथा वहां की प्राकृतिक सौंदर्य व जलवायु परिस्थितियों का जीवंत चित्रण किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका प्रकाशन वर्ष है 1937 ईस्वी। साथ ही वहां के प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंदिरों में जाकर तथा प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से मिलकर वहां मौजूद बड़ी मात्रा में सैकड़ों वर्षों पुरानी पांडुलिपियों का पता लगाया। संलग्न विस्तृत चित्रमाला तिब्बत को पाठकों के सामने साकार कर देती है। पुस्तक की विषय सूची इस प्रकार है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें 5 भागों में है। लहासा से उत्तर की ओर पहला है, चाणक्य की ओर, सांख्य की ओर, जैनम की ओर, नेपाल की ओर, यानी लहसा की ओर। तो ये वाला पॉइंट पूछा गया और इसको क्रम से भी लगाने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर इसमें से 1-2 दे देगा, पूछेगा कि किसका खंड है, तो ठीक है। चल और आगे चलते हैं। इसके महत्वपूर्ण कथन है। यात्रा के अंतिम 2 अध्याय सरस्वती से निकले थे, ठीक है। अंतिम 2 अध्याय यानी कि चौथा और 5वां जैनम की ओर और नेपाल की ओर, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि 5 भागों में था मेरी तिब्बत यात्रा, ठीक है, 5 अध्याय में, ठीक है। यात्रा के अंतिम 2 अध्याय सरस्वती में निकले थे। चित्र सरस्वती तथा प्रवासी बांग्ला में प्रकाशित हुए थे। ब्लॉकों के देने के लिए हम दोनों पत्रों के आभारी हैं। प्रमुख उदाहरण देखते हैं। कलिंपोंग से लहासा तक वही पुराना रास्ता था, इसलिए उसके बारे में विशेष लिखने की आवश्यकता न थी। लहासा में 2 महीने 11 दिन रहे। कितने दिन? लहासा में 2 महीना 11 दिन रहे। इस बीच विनय पिटक के अनुवाद तथा विज्ञप्ति के उस भाग को संस्कृत में करने के अतिरिक्त 2 महत्वपूर्ण तालपत्र के संस्कृत ग्रंथों अभिसमयालंकार टीका और वादन्याय टीका की खोज पाने का सौभाग्य मिला। मोस्ट इंपोर्टेंट है वाला पॉइंट। संस्कृत के 2 ग्रंथ अभिसमयालंकार टीका और वादन न्याय टीका की खोज पाने का सौभाग्य मिला। और लहासा में कितने दिन रहे थे? 2 महीना 11 दिन। आगे चलते हैं। हाँ, तो फेम्बो पुराना फन यूज की यात्रा की क्यों जरूरत पड़ी? 10वीं सदी से 13वीं सदी तक कितने ही अच्छे विद्वान इसी प्रदेश में हुए थे। मेरे एक विद्वान मित्र का कहना है कि फेम वो हमेशा तंत्र मंत्र से बगावत करता रहा है। रावण की लंका में विभीषण के समान दीपंकार श्री ज्ञान के प्रशिष्य पंडित सर्व को मंत्र तंत्र के इतने कठोर विरोधी थे कि पीछे दूसरे को हलफ लेकर गवाही देनी पड़ी कि सर्व मरने के बाद जरूर नरक में गया। आगे, रास्ता कुछ तो अच्छा जरूर है। गोला यही इस जोत का नाम है के ऊपर चढ़कर पीछे की ओर मुड़कर देखने पर लहासा नगरी सुदूर दिखाई पड़ी। दूरबीन से देखने पर वह कुछ और स्पष्ट हुई, किंतु उससे भी विचित्र दूर क्षितिज के अंत तक सहस्रों पर्वत शिखर थे जो तिब्बत देश की सहस्र शीर्षा पुरुष बना रहे थे।
दूसरी ओर देखने पर नीचे की उपत्यका में अनगिनत खेत बतला रहे थे कि फनयुल वस्तुतः फनयुज हित का देश। इसका अर्थ फनयुज का अर्थ है हित का देश पूछा जा सकता है। आगे मध्याह्न के भोजन के उपरांत हमारा काफिला नालंदा के लिए रवाना हुआ। भारत के नालंदा के नाम पर जहां लंका में एक नालंदा है, वहां तिब्बत भी उससे वंचित नहीं है। प्रायः 2 घंटे चलने पर हम नालंदा पहुंचे। यद्यपि स्थान निचले मैदान से कुछ ऊपर चढ़कर है, किंतु यहाँ भी मैदान सा ही है। उसके निचले भाग पर बहुत से परित्यक्त खेत है, कुछ खंडहर भी कहीं कहीं खड़े हैं। नालंदा बहुत ही सुंदर जगह है और आजकल पिछले पहाड़ों के हरित वसन हो जाने से तो वह और भी अनुपम हो गया है। यह बिहार 15वीं शताब्दी के आरंभ में ही बन गया था। निर्माता रोड तो शाक्य गल्ल छन अपने समय के अच्छे दार्शनिक थे और चोंग-ख-पा के महाविद्वान शिष्य मा-खश-रुप के प्रतिद्वंदी थे, किंतु समय नालंदा तिब्बत का नालंदा था। अगला है पाषाण स्तंभ पर चाहे किसी का लेख हो, उसमें लिखने वाले बौद्ध जनों को 10 अच्छी बातों का उपदेश दिया है, जिसमें मुख्य बुद्ध ने एकांत निष्ठा रखना, धर्म का मन में ख्याल रखना, दृष्टि को चित्त में रखना आदि। थोड़ी देर बाद मैत्रेय देवालय का पुजारी आ गया। आज उसी के यहाँ रहने का निश्चय हुआ। आगे है अगला पॉइंट हमारा, भीतर 2 स्तूप और बुद्ध तथा मैत्रेय की मूर्तियां हैं। अफूपा नाम के किसी विद्वान का नाम बहुत सी पुस्तकों में देखा जाता है। इस देवालय के पास पूर्व की ओर दूसरा देवालय है। इसमें भी स्तूपों और मूर्तियों के अतिरिक्त वैसी ही पुस्तकों की छल्लियां दीवार के सहारे जोड़ी हुई है। कुछ पुस्तकों के पन्ने तो कीड़े खा भी रहे हैं, पर कीड़ों को खाकर खत्म करने में अभी शताब्दियां लगेंगी। इस समय कीड़ों के भक्ष्य होने के सिवा इनका कोई प्रयोजन भी नहीं मालूम होता। यह इस तरह नहीं रखी गई है कि उनमें से कोई पुस्तक निकाली जा सके। मैं सोच रहा था कि भोट देश के पुराने मठों में कैद इन पुस्तकों का कभी उद्धार होगा। कहां? भोट देश। आगे है, हाँ यह मालूम होना चाहिए कि छू-शूर से 1.5 मील चलकर हम दूसरे रास्ते जा रहे थे। पहले हमारा जाना खम्बालाजोत से हुआ। वर्षात में छू-ओरी के 10 का छक्षम घाट बंद हो जाता है, क्योंकि नदी की धार का वेग और विस्तार बढ़ जाता है और उसमें काठ का चौकोर डोंगा नहीं चलाया जा सकता है। छू-ओरी पहाड़ को उस पार देख, यह खास भारत से आया पहाड़ है, ऐसा सभी भोटवासियों का विश्वास है। भोटवासियों महत्वपूर्ण है और हम भारतीयों को भी देशभक्ति के नाते उसे स्वीकार ही करना चाहिए। इस पर्वत की उसी तरह परिक्रमा की जाती है जैसे चित्रकूट की। किस तरह परिक्रमा की जाती है? जैसे चित्रकूट की। इसके चारों ओर 108 विहार, 108 चैत्य और 108 चश्मे बतलाए जाते हैं। कितना? 108 विहार, 108 चैत्य और 108 चश्मे बतलाए जाते हैं। अगला है, अपने ही उन्होंने घोड़े को खड़ा कर दिया और कहा, कहां से आते हैं, किस काम से गए थे पूछा। पहले वह हिंदी में ही बोलते रहे। मुझे इतनी ईर्ष्या हो रही थी। कहां यह 70 वर्ष का मुट्ठी भर हाड़ हिमालय के इन दुर्गम पहाड़ों को पार करने की हिम्मत कर रहा है, और कहां हमारे नौजवान। इसमें शक नहीं, उनके पास 2500 घोड़े गधे समान हैं और नौकर भी, किंतु वह तो हमारे धनी नौजवान भी कर सकते हैं। उनसे हिमालय की कठिनाइयां शून्य के बराबर नहीं की जा सकती। अगला पॉइंट है,
वेल साहेब को तिब्बत वाले वेल लुन छेन कहते हैं। लुन छेन बोर्ड शासक दलाई लामा के बाद दूसरा पद है। यह पदवी सर चार्ल्स के मित्र स्वर्गीय दलाई लामा दलाई लामा ने प्रदान की थी। सर चार्ल्स ने जब दलाई लामा के मरने के पहले एक बार फिर तिब्बत और लहासा देखने की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। सर चार्ल्स अपने पुराने मित्र को न देख सके, इसका अफसोस उन्हें जरूर होगा। दक्षिण ओर के मंदिर में दीवारों पर तरह तरह के मंडल चित्र हैं। मूर्तियों में बुद्ध और मैत्रेय की खड़ी पीतल की मूर्तियां बहुत सुंदर हैं। पीतल की मूर्तियां। बुद्ध की मूर्तियों में चीवर पहनने का वही ढंग है जो वर्मा के भिक्षुओं में आज भी पाया जाता है। अगला है, पहले हमने पूर्व वाली किताबों की अलमारी पर ही नजर दौड़ाई, देखा तिब्बती और भारतीय पुस्तकें मिला जुला कर रखी हैं। तिब्बती पुस्तकें ही हस्तलिखित और पुरानी है, कोई कोई तो बिल्कुल तालपत्र की सी मालूम होती है। अंत में पुस्तकों को निकालना शुरू किया। 1 2 3 381 1 2 3 38 चित्त खुशी से नाचने लगा। रक्षकों ने कहा, पुस्तकें इस लैबोरेटरी से बाहर नहीं जा सकती। हमने कहा, यही सही। छेंजे मकान में पुस्तकों का देखना ठीक हुआ। उस दिन और 4 तारीख के सारे दिन पुस्तकें देखते रहे। छोटी सी सूची भी बनाई। उसी दिन मालूम हो गया कि इन पुस्तकों की धर्मकीर्ति के बाद न्याय भी है, जिसकी टीका लहासा में मिली थी। विशेष महत्वपूर्ण पंक्तियां दी गई हैं। सॉरी, ठीक है, ये वाली भी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। अंत में प्रसाद के महाकाल को देखकर हमें दर्शन समाप्त करना पड़ा। महाकाल के पास कपड़ों से ढका तांबे का एक कटाह है। इसके पानी के बारे में कहा जाता है कि वह कभी नहीं सूखता। लोग चिराग के धुंधले प्रकाश में उस पानी में तरह तरह की चीजें देखते हैं। मुझे भी देखने को कहा गया। मैंने कहा, इतने बड़े कड़ाह की क्या जरूरत है? अंगुली के नख पर तो मैं तुम्हें तीनों लोग दिखला सकता हूँ, बशर्ते कि प्रज्ञा शून्य उत्कट भक्ति तुम्हें हो। एक साथी ने मेरी बिजली का टार्च इस्तेमाल करना शुरू किया। मैंने कहा, क्या कर रहे हो? इन अमंगल चीजों की सहायता से देवताओं का प्रताप नहीं देखा जा सकता। आगे, तिब्बत में सभी भाइयों की एक पत्नी होने से घर और संपत्ति का बंटवारा नहीं होता। कभी कभी इन नियम का अपवाद भी देखा जाता है। सांख्य में के एक महंत राज दक्षेन बंग दुष्निपो के 2 पुत्र पदम दुष्ल वंगछुक और दक्षेन कुनगरिनछेन ने अलग अलग शादियां की। निर्दिष्ट स्थान को खुदवाना शुरू किया। 2-3 घंटे के भीतर ही मटके से चूर में पुस्तकें दिखाई पड़ी। पहले ऊपर से लकड़ी से फट्टे दृष्टिगोचर हुए। कांपते हुए हाथ से उन्हें उठाया। फट्टों के भीतर हाथ डालने पर कीचड़ निकल आई। मेरे मन की अवस्था को क्या पूछ रहे हैं? दिल मशोश कर गया है। लोगों को 2-4 भली बुरी कही। देखा तो उनकी संख्या 150 के करीब थी, अर्थात वहां जरूर 70 के करीब ताल पोथियां रही होगी। नेपाल के सभी बिहारों में ऐसी पंचायती मंदिर और भंसार हैं। न जाने कितनों के साथ ऐसी गुजरी होगी। आगे, नेपाल में अब की बार मैंने प्राचीन हिंदी ग्रंथों की तलाश की। राजगुरु के पास अपनी भी प्राचीन ग्रंथों की एक अच्छा संग्रह है। उसमें 10वीं शताब्दी के सिद्ध तिल्लोल्पा का एक दोहा कोश मिला। ग्रंथ खंडित है। सरकारी पुस्तकालय में भी दोहा कोश सरहपा का है। यद्यपि वह बंगला अक्षरों में छप चुका है, तो भी हिंदी संस्करण के लिए हमें फिर आवश्यकता होगी, इसलिए उसका भी फोटो ले लिया।
इसके लिए शिक्षा विभाग के डायरेक्टर जनरल मृगेंद्र शमशेर एमए ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अनुज्ञा दे दी। आप राणा घराने के सर्वप्रथम एमए हैं। एक कपाट पर कृष्ण की मूर्ति उत्कीर्ण है और दूसरे पर बुद्ध की। कहने लगे, मैं तो दोनों के एक समान भक्ति रखता हूँ। मैंने कहा, दोनों ही हिंदू महापुरुष हैं। हमारे यहाँ बहुज्ञ लोग भी हिंदू और बौद्ध दोनों भाई कहने की गलती करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है, दे के पूछ लेगा कहां से लिया गया है। ठीक है, किंतु नेपाल में ऐसी गलती कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वहां लोग जानते हैं कि हिंदू शब्द ब्राह्मण धर्मियों और बौद्धों दोनों के साझे का है। आगे है, नंगरचे बहुत ठंडी जगह है। समुद्र तल से 14-15 हजार फीट ऊंचे होगी। यहाँ के लोग की मुख्य जीविका भेड़ और चमड़ी है। थोड़ी थोड़ी खेती भी यहाँ जहां तहां होती है। इतनी ऊंचाई पर यहाँ एमडोछा नामक महासरोवर है। लाखों वर्ष पूर्व यह सरोवर पहाड़ों की जड़ तक फैला रहा होगा, किंतु अब बहुत स्थानों पर यह सूख गया है, जिसमें हरी हरी छोटी घासें उगी हुई हैं। इस सरोवर के बीच में कई ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। सरोवर का घेरा 100 मील से अधिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, 100 मील से अधिक है। रास्ता सरोवर के किनारे किनारे था। एक कोने में मुड़कर ऊंची दीवारों वाला घर मिला। ऐसे उजाड़ पड़े हुए घर इस झील के किनारे कई जगह मिलते हैं। बस्तियां भी कितनी ही उजाड़ हैं, कितनी ही आबाद, खेत सब खाली पड़े हैं, जिनकी मेड़ अब भी दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पर हमारा समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको यहाँ से काफी हेल्प मिलेगा और इसको आप अच्छे से देखिएगा। और इसका जो क्रम है 5 अध्यायों में विभक्त है मेरी तिब्बत यात्रा, उसका क्रम आपको याद होना चाहिए क्रम से। ठीक है, लहासा से उत्तर की ओर, चांडी की ओर, शांक्य की ओर, जैनम की ओर, नेपाल की ओर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।